Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 5 का पार्ट 4। चैप्टर का नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अ वॉर अपॉन स्टेट। दोस्तों, पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आइए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। दोस्तों, काफी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट के 3 पार्ट्स में। अब हम वे फॉरवर्ड को चलिए कवर करते हैं। आपकी डिमांड पे मैंने ये देखो येलो वाला कलर ले लिया है, बिकॉज कई सारे बच्चे कह रहे थे मैम रेड रेड पे समझ नहीं आता है, लेकिन अब देखो यहाँ पे वाइट हो गया है। चलो क्या तो बात ऐसी है, वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। देखिए, लास्ट टाइम तक हमने ये समझ लिया था कि आखिरकार माओइस्ट की क्या स्ट्रेंथ होती हैं और क्या दिक्कतें आती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जब वो फाइट कर रही होती हैं, जब वो लड़ रही होती है इन माओइस्ट से। तो ये सब हमने तो कवर करा था। अब हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड में ये जानेंगे। देखिए, नक्सलिज्म को अगर हम मोटा मोटा उठा लेना तो नक्सलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है दोस्तों। ये नक्सलिज्म का जो पूरा फिनोमेना है ना, इसकी मेन वजह क्या है कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेन वजह है अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जब आज आप देखते हो कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ रहा है तो वजह क्या है मालूम? देखो, लोगों को अच्छी वेजेस नहीं मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है नहीं, एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, अच्छे उनके एक्सेस नहीं है प्रॉपर रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का। और जियोग्राफिकली भी आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को ऐसा आइसोलेट छोड़ देना, बिल्कुल इंडिया से कट ऑफ, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान न देना, लैंड रिफॉर्म्स का ना आना, कमी होना, इन सब की वजह से नक्सलीस मूवमेंट बढ़ता है। अगर ये किसी भी हिस्से में अगर ऐसा हो, जो भाई एक माँ के अगर 2 बच्चे भी होते हैं ना, और अगर एक बच्चे पे ध्यान नहीं देता तो बच्चे के दिमाग में भी उल्टा सीधा आने लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, और इसमें जो कुछ कोई भड़काता है तो लोग भड़क जाते हैं। तो मनुष्य की जो है वो बुद्धि है, और ये सब जगह ऐसा होता है। और नक्सलिज्म की अगर मैं बात करूं तो नक्सलिज्म भी इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि यही माओइस्ट, यही नक्सलवादी सब इस सब चीजों का फायदा उठाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो इन्हें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो चैलेंजेस फेस कर रही है ये पूरी पूरी जगह। और इतिहास हमें बताता है कि ये पूरे जो जनता है वो नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो खुद को वायलेंट एक्टिविटीज में डाले, अपने परिवार को दांव पे लगा के। बट क्या करें, उनको तो शांति पसंद है, उनको तो प्रेम पसंद है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उन्हें वायलेंस का पाथ लेना पड़ता है। फिर लोग भड़काते हैं तो भड़क जाते हैं। भाई हम आप हैं, अगर हमारे पास नौकरी ना हो, खाने को ना हो, गरीबी में जी रहे हो, बहुत परेशान हो, चलने को रोड ना हो, रिसोर्स ना हो, तो हमें अगर कोई कहेगा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको ये सब देंगे, तो हम उस तरफ चल देंगे। ये तो आम चीज है ना। तो ये चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। अब देखिए, नक्सलिज्म कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक बात समझिएगा, ये एक प्रॉब्लम का सिम्टम है। वही कहते नहीं है कि बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का सिम्टम है। हाँ, तो क्यों नक्सलिज्म गुजरात में नहीं फैला, क्यों पंजाब में ऐसे नहीं फैला, कुछ अपने आईटी पास गुड़गांव में, हैदराबाद में नहीं फैला? नक्सलिज्म देखा क्या वहां? नहीं देखा ना। क्यों आखिरकार माओइस्ट की ये आइडियोलॉजी नेपाल में सक्सेस देखने को मिल रही है इसकी, व्हेन इट इज फेलिंग इन चाइना? चाइना के अंदर आपको इतना नहीं मिल रहा ये माओइस्ट आज के टाइम पे, लेकिन नेपाल में दिख रहा है, और हमारे यहाँ जो डेवलप्ड स्टेट है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? साफ आपको आंसर दिखना चाहिए ना, कि ऐसे ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इन्हें वही सक्सेसफुलनेस मिलती है जहां लोग गरीब हैं। ये वहां पे नहीं उठ पाते जहां पे लोगों के पास समय नहीं, पैसा है, नौकरी है, अच्छा फ्यूचर दिखता है इनको, लोगों को, तो वो किसी की बातों में नहीं आते क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपको नक्सलिज्म को दूर रखना है तो सिर्फ और सिर्फ इनके लीडर्स को मारने से नहीं होगा, इनको जेल में डालने से नहीं होगा ना, ऐसे होगा कि सारे लोगों को आप सरेंडर करवा लो, उनके वेपन्स करवा लो सरेंडर, बट इन सब चीजों से नहीं होगा।
कुछ नए लीडर्स आ जाएंगे अगर आप सिर्फ यही कराते रहोगे। वेपन्स तो इजिली आसपास दुश्मन बैठे हैं, दिलवा देंगे। लेकिन आपको दिक्कत दूर करनी पड़ेगी, जो बेस दिक्कत है। और वो बेस दिक्कत क्या है कि सरकार को देखना पड़ेगा कि जो है किस लिए ये लोग लड़ रहे हैं, वो चीज मुहैया कराओ इनको। वो चीज तो जैसे कि बिजली, पानी, साफ हवा, हाँ, जो नहीं है वो सब दिलाओ। बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत है इनको, वो सब दो। इरिगेशन सिस्टम होगा तो अच्छा एग्रीकल्चर होगा, पावर प्लांट होंगे, स्कूल होंगे, फोन होगा, रेलवे होगा, तो इनको भी वो जिंदगी मिलेगी। तो अपनी चीज, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, ये डेवलपमेंट यहाँ पे जरूरत है ना। तो ये सारा इशू अगर आप सॉल्व करोगे तो रिक्रूटमेंट करेंगे ही नहीं, किसी आम इंसान को क्या रिक्रूट करेंगे। नौजवान बोलेगा कि भैया मेरे को अपना काम करने दो, ये फालतू बातों में ना लाओ। हाँ, और नक्सलिज्म के अगेंस्ट जो लड़ना है ये चलता चला आ रहा है, बहुत लंबा है। तो इसलिए हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अच्छी, जो उससे डील कर सके। और डेवलपमेंट के इनिशिएटिव जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शंस के साथ में चलने चाहिए भाई। क्योंकि करते क्या है ना, ये नक्सल क्या करते हैं कि कूद पड़ते हैं और डेवलपमेंट होने नहीं देते। इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्सेस हों जो ध्यान रखें, और इससे ही चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को मोटा मोटा 5 जो है, मतलब 5 कह रही हूँ, मतलब आप ऐसे समझो कि आप डिवाइड कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को कुछ चीजों में। जैसे कि सबसे पहले डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, अब गौर से समझिएगा। कुछ कदम आप उठाइए जिससे जो जनता है वो इन नक्सलिज्म के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में आने से बचे। जैसे कि पहली बात ये कि आप पॉलिटिकल सिक्योरिटी रखिए, है ना, ये इस पर फोकस रहना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए पूरी तरह से, समाज के लोग पैसे को लेके, इज्जत को लेके, हर चीज में ऊपर उठे, इस चीज का ध्यान रखना है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक आम बात है, रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कम्युनिकेशन हो ऐसे नक्सल एरियाज में। और अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए हैं, बढ़िया नोट रोड का नेटवर्क होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे। और क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं ना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ऐसे नेटवर्क्स को काफी अपोज करते हैं। ये वसूली करने लगते हैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से, सरकारी एजेंसीज का यूज कर रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी सरकारी एजेंसीज का यूज हो, ना कि आम ठेकेदार वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स को ना यूज करा जाए। ठीक है, तो इससे एक बार रोड बनेगी प्रॉपर तो ये नक्सलवादी किसी के साथ मिलके नौटंकी कर ही नहीं पाएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी सरकार की होनी चाहिए कि अपना कैडर बेस नक्सल एरिया में बहुत मजबूत रखें पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वो नक्सल की आइडियोलॉजी को फॉलो करने से बचें। एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है स्टेट के द्वारा। और जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है ना, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। एक जगह पे बैठ के सब कंट्रोल नहीं करना है, हर बंदा अपने अपनी जगह को बेहतर जानता है, इसलिए उनके ही माध्यम से उसको गवर्न कराया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और पुलिस और स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके बीच में बढ़िया तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अलग अलग स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ में, खासकर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो कि 82 डिस्ट्रिक्ट का, और रोड रिक्वायरमेंट प्लान है फॉर 34 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम्स का, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, टाइटल्स का अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। ये सारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड स्टेट्स हैं यहाँ पे। और आखिरी में इसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत है कि आप गौर से ध्यान दें कि क्या संवैधानिक रूप से अच्छी तरीके से सेफगार्ड चल रहा है। हाँ, सब कुछ बच बचाव से संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है, स्कीम्स डेवलपमेंटल हैं, लैंड रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, ताकि लोगों के बीच में जो दुख दर्द का भाव है, जो प्रोपोगंडा फैलाते हैं ये लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के जो एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंस जो फैलाते हैं, उससे लोग उसके प्रभाव में ना आए। दूसरी बात आती है सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। दोस्तों, वो सारे लोग जो कि इन
हार्डकोर आइडियोलॉग्स हैं, इनके दिमाग में पूरी तरीके से भरा हुआ है कि भाई नक्सलिज्म भरा है इनके दिमाग में। इस माओस की आइडियोलॉजी से ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इनका सिर्फ इकलौता पर्पस यही है कि स्टेट को उठा के बाहर फेंकना है और हमें बस बुलेट टू बुलेट पॉलिसी अपनानी है कि इधर से हमें गन चलानी है, उधर से वो चिन चलाएं और हमें जीतना है जीतना है। और जो आम जनता से दूर है, क्योंकि आम जनता तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहती है, शांति चाहती है, तो ऐसे जो नक्सलिस्ट होते हैं वो डेवलपमेंट नहीं चाहते और ये लोग इसी, जैसे मैंने बताया, इसी अंडर डेवलपमेंट का यूज करते हैं, सरकार की इस कमी का यूज करते हैं अपने मतलबी उद्देश्यों को पाने के लिए। ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऑपरेशन ग्रे हाउंड चलाया गया था, लास्ट पार्ट्स में हमने इसकी बात करी थी। ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दिखाता है कि कैसे प्रोफेशनल तरीके से इन नक्सलवादियों को किस तरह से हैंडल करना चलेगा। तो कुछ ब्रॉड पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के, आपको समझाती हूँ। जैसे कि प्रोफेशनल डोमिनेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें। सिक्योरिटी फोर्सेस का नंबर और बढ़ा दिया जाए ताकि नक्सल्स के विपरीत, मतलब ऑपोजिट में अगर देखें तो एक मजबूत हमारी फोर्स खड़ी हो। उसके अलावा लोकल पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप होने की जरूरत है। थाने ज्यादा हो, चौकी हो, पुलिस पोस्ट हो, बटालियन हो। थाना और चौकी तो समझ लीजिए अच्छी तरह से फंक्शनल हो, वेल फंक्शनल हो। वेपन्स का मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल इक्विपमेंट बढ़िया होने चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्पेशल ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल की होनी बहुत जरूरी है और आपको स्पेशली ट्रेंड लोग, ठीक है, मतलब स्पेशल टास्क फोर्स को, वैसे ही जैसे ग्रे हाउंड का ऑपरेशन चलाया था ना आंध्र प्रदेश में, उसी बेसिस पे यहाँ पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक फोर्सेस तैनात करनी चाहिए। लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है इनको और मजबूत करना चाहिए अफेक्टेड स्टेट्स के लिए, ताकि खबर टाइम से मिल जाए। इसके अलावा लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप्स को और बढ़ावा देना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर की तरह ही जो वीडीसी है वहाँ के। और इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, खासकर ये जो दंड करनिया रीजन है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बात बताई है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं अंडर डेवलपमेंट की वजह से। यहाँ पे इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और अच्छा कमांड हो, कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेशन हो स्टेट की और सेंट्रल की फोर्सेस के बीच में। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स जो ये पा जाते हैं बम बूम फुड़ाने के लिए, इस पे बहुत कंट्रोल हो कि इसकी अवेलेबिलिटी इनको जल्दी ना मिल पाए। उसके साथ साथ मोटिवेटेड पुलिस ऑफिसर्स हो इन सारे एरियाज में कि वो लालच में आ जाए, उनको अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाए, अच्छे खासे रिवॉर्ड पैकेजेस दिए जाए ताकि उनका मनोबल बहुत ऊपर तक रहे। तीसरी बात आती है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो कुछ आप कदम उठा सकते हैं लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना, बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के बीच में, किसी व्यक्ति का अगर आप दिल दिमाग आप जीत लेते हो तो कोई भी सामने वाला उसे भड़का नहीं पाता। सेम वहां के जो लोग हैं उनको, आपको उनका ट्रस्ट जीतना है। सिविल सोसाइटी सरकार के साथ मिलकर काम करे ताकि गांव वालों के पास हो राइट टू डेवलपमेंट हो और वो ऐसे लोगों के दिमाग, ऐसे लोगों के भड़काने में ना आए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाए जाएं ताकि ऐसा जो मूवमेंट है ना, ये थोड़ा सा डीलेजिटिमाइज किया जा सके। मीडिया और पब्लिक का जो परसेप्शन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, क्योंकि मीडिया अगर उल्टी सीधी बातें फैलाती है तो उसको रोका जाए। लोगों के दिमाग में वही बातें हों जो अच्छी हों, जो उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं। एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि पब्लिक के साथ में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जो लोगों के साथ में मिलजुल के इंगेज करके चले, सिविल सोसाइटीज के साथ, एनजीओज के साथ, ताकि लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस सरकार की इस मशीनरी में और बढ़े। कुछ और भी कदम दोस्तों उठाए जा सकते हैं, जैसे कि चोक फंडिंग, मतलब जो ये तालमेल बैठा होता है ना इलीगल माइनिंग फॉरेस्ट, ये जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स के साथ और एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जिसके वजह से इन एक्सट्रीमिस्ट को अपने मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा मिलता है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको रोकना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको तालमेल को तोड़वाना पड़ेगा और आपको एक एंटी एक्सटॉर्शन है ना, ये जो वसूली करते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, इन सब के खिलाफ एक ऐसी चीज चलानी पड़ेगी पुलिस को जिससे ये सब चीजें रोकी जा सके। इसलिए भाई आपको डोर्स पीस टॉक्स के हमेशा खुले रहें कि भाई आओ शांति से बैठते हैं, एक टेबल पे बात करते हैं, भाई सोल्यूशन निकालते हैं, लड़ाई दंगा छोड़ो।
और आपको दिल से खत्म करना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतने के लिए, दिमाग जीतने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब नहीं कि हाँ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इन सब को आप प्रॉपर टाइम बाउंड में करें, मैनर में, कि जो लगता है कि भाई इसको पकड़ना चाहिए पकड़े, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी ऐसा हो कि फटाफट टाइम से उसको जो है वो सजा दी जाए। इसके अलावा सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जरूरी है, ताकि सेफ्टी और केयर हो सके उनकी प्रॉपर फैमिलीज की। इसके अलावा लॉ के साथ जुड़ के चले, है ना, लेजिस्लेट प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, अच्छा डेवलपमेंट हो ट्राइबल्स का। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो हमने मेजर्स बताया। अब आप कहेंगे क्या मैम कुछ हुआ भी है फ्यूचर में, मतलब कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जिससे हमें थोड़ी उम्मीद जगे कि हाँ नक्सल्स को हम खत्म कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं दोस्तों, जिनसे ये नक्सलिज्म के अगेंस्ट लड़ने में काफी मदद मिली है। जैसे कि एक संदेश, जो कि एक जगह है बिहार में, इसका स्टोरी आपको बताते हैं। संदेश जो है ये एक ब्लॉक है बिहार के अंदर। ये इसने धीमे धीमे नक्सलिस्ट खत्म हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। कैसे? ये आता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे 11 पंचायतें थी इस ब्लॉक में। और अगर जमीनी तौर पे देखें तो नक्सल का जो इतना प्रभाव था वो कम हुआ पंचायत के अंदर इस संदेश ब्लॉक की। ये सबके सामने आना चाहिए। कैसे नक्सलिज्म बिहार के अंदर इसकी शुरुआत हुई? 2 ब्लॉक से बिहार की, जिनमें से एक संदेश भी था। अब क्या हुआ, आसपास का जो ब्लॉक था उसका नाम था सहर। क्या था? SAHAR, सहर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये नक्सल का डोमिनेंस यहाँ पे खत्म इस तरह से हुआ कि पंचायत के इलेक्शंस आए बिहार के अंदर। और जो इलेक्शन आए बिहार में सन 2000 में, उसमें से 6 पंचायत के पास जो है वो माओस्ट मुखिया था। कौन था? ऐसे मुखिया जो कि माओस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे। अब क्या हुआ, दूसरे पंचायत के इलेक्शन आए सन 2006 में, 2006 में। और ये पहला इंपॉर्टेंट सिग्नल था जब माओस की अनपॉपुलैरिटी इस गांव में और बढ़ने लगी। इससे एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस हुआ माओस के लीडर्स और लोकल कम्युनिटी के बीच में। प्रोसेस जो था माओस के अगेंस्ट, सब लोग आपस में आए, बहुत सारी पंचायत के, ये संदेश ब्लॉक के, और एक नया एटीट्यूड सब में जिगर के मतलब उभर के आया, जिससे सब लोगों जो नक्सलिस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे ना, उनसे कहा कि भाई देखो एक काम करो, तुम सब निकलो गांव से, इस गांव से निकलो, क्योंकि तुम लोगों की इस सोच की वजह से हमारा गांव खराब हो जाएगा। सोशल प्रेशर इतना था कि नक्सलीज जो है वो अब अपना ये काम छोड़ के किसानी करने लगे, और इन्होंने नक्सल आउटफिट को छोड़ दिया। धीमे धीमे संदेश ब्लॉक ये नक्सल की वायलेंस से बिल्कुल फ्री हो गया। कितनी अच्छी बात है। दूसरी एक कहानी आती है आस्त वार प्रोजेक्ट की, जहानाबाद बिहार से ना। ये जहानाबाद भी बिहार में जगह है दोस्तों। बहुत सारे कदम उठाए गए बिहार की सरकार के द्वारा, किसी तरह से नक्सल का ये जो मूवमेंट है इसे रोक सकें जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और ये जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट थी ये बहुत फेमस रहा करती थी नक्सल वायलेंस से, और ये करीब 20 सालों तक तो इसमें यहाँ पे सब काम बहुत चलता था, वायलेंस वगैरह। स्कीम जो है वो करेंटली 5 नक्सली अफेक्टेड पंचायत में थी डिस्ट्रिक्ट की। और यहाँ पे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी, सॉरी, जो आपकी ये नक्सल अफेक्टेड पंचायत थी वो थी आपकी शिकारिया, एक का नाम था सेवानंद, एक का नाम था मंदे बीघा, और फिर आती है सुरंगपुर, भावना चक, और आखिरी में आती है जामुक। तो ये सारी पंचायत थी, ये सारी सदर ब्लॉक के अंदर आती थी। अब क्या हुआ कि जो गांव वाले थे इन सारे 5 पंचायत के, इन्होंने देखा कि जो है फ्लरी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन अ वार फुटिंग होने लगा। भाई यहाँ पे इनके यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने भी ऐसे पैकेज निकाले, वेलफेयर स्कीम निकाली, जो की थी अंडर द आत्स्वार प्रोजेक्ट, जिसमें ये था कि हम सीमेंट की लेने बनाएंगे, बढ़िया ड्रेन बनाएंगे, चौपाल बनाएंगे बैठने के लिए, रोडों को लिंक करेंगे, और इसमें करीब 29 करोड़ रुपीस खर्चा करे गए। कुछ और काम भी थे कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि हम स्कूल यहाँ बनाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इंडिविजुअल टॉयलेट बनाएंगे। तो सेंटर ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए फॉरेस्ट एक्ट 2008 के तहत। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट RNR पॉलिसी, उसके साथ लाइवलीहुड्स नरेगा एक्सेट्रा के तहत। और लोग को ये दिखा कि भाई देखो, हाँ स्टेट का जो आत्स्वार प्रोग्राम है ये अच्छा है, बड़ा है। तो इससे नक्सलिज्म भी डिफीट हुआ। और डेवलपमेंट के प्रोसेस से तो जानते हैं नक्सलवादी के पास कुछ मिलता ही नहीं है, क्या करे अब वो। एक नया सोशल ऑर्डर आया,
लेकिन अभी आप समझ रहे हो, इसकी कोर जो चीज थी उसको पकड़ा, और इससे जो है लोगों के अंदर से आया कि अब हमें ये काम नहीं करना। और तीसरा, आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड मॉडल, ये तो कौन ही नहीं याद रखता। आंध्र प्रदेश ने भी दिखाया कि नक्सलिज्म कैसे इन्होंने कंट्रोल करा है ग्रे हाउंड्स के माध्यम से। नक्सल फाइटिंग फोर्सेस ये मेन एलिमेंट थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अफेक्टिव तरीके से सरेंडर कराया, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही। मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि नक्सलीज लीडर को फोर्स हुआ कि ये आंध्र प्रदेश को छोड़ के भागे, और इन्होंने फिर छुपे, ये हालांकि गलत था लेकिन क्या करें, लेकिन वहां से तो भाग के छुपे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। तभी एक बात कही है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि कहीं और छुप के ना जाए, सीधा खत्म ही हो। तो आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्या कर दिया आंध्र प्रदेश के इस ग्रे हाउंड मॉडल के अंदर? दोस्तों, सरेंडर बढ़िया से कराया, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी गजब थी इनकी, पुलिस की लीडरशिप बहुत अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, एक अच्छी नॉलेज, जो कहते हैं ना यहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन थी, तो भाई ये इलाकों की नॉलेज बहुत जरूरी थी जहाँ छुपते थे। जमीनी तौर पे देखें तो नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस को ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट इस पर किया गया, इंसेंटिव दिया कि उन पुलिस वालों को जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी इंटेलिजेंस, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था जो कि हुआ, और लोकल इंटेलिजेंस मतलब लोगों ने बताया कि भाई ये यहाँ छुपे हैं, यहाँ छुपे हैं, जो कि बहुत जरूरी था। इन सबसे बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिली। आइए कुछ इश्यूज के बारे में चर्चा कर ली जाए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इंटेलिजेंस सपोर्ट सिस्टम जो है, इंटेलिजेंस सपोर्ट टू नक्सलिज्म। अब मामला क्या है ना कि नक्सलिज्म इतना अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में घुस जाता है, हाँ, कहा जाता है कि भाई ये लोग क्या कहते हैं कि हम सब एक समान लोगों को करेंगे, सबको इक्वल्स करेंगे, आप सबको ह्यूमन राइट्स दिलाएंगे, ट्राइबल राइट्स दिलाएंगे, और ये बुराइयां करने लगते हैं सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इससे क्या होता है ना, कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए आपकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं, ठीक है ना, और ये सब उस समय चुप रहते हैं जब ये लोगों को मारते हैं, जो मारते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, पॉलिटिशियंस को, आम जनता को, तब चुप रहते हैं। ये कौन सा इंसाफ दिलाने वाली बात है? जब तुम आई फॉर एन आई करोगे तो होल वर्ल्ड ब्लाइंड तो हो ही जाएगा। हाँ, तो ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। तो ये they should also understand the use of violent means cannot be support to achieve the noble cause। कोई अच्छे काम को करने के लिए आप कोई बुरा तरीका नहीं अपना सकते। हालांकि काफी डिस्टर्बिंग है ये बात कि भाई एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब क्या करें, लोग जो दुख दर्द से झेल रहे हैं, जिनको सही सोल्यूशन नहीं मिलता सरकारी तौर पे, वो सब इनको खबर देते हैं, इनको इंटेलिजेंस के तौर पे इनके बहुत काम आते हैं। तो नक्सल को अंधे होके सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, आंख बंद करके सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये भाई इनकरेज करते हैं नक्सल को कि आप इलेक्शन को लड़िए, है ना, आइए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आइए ना, और आप फिर डेमोक्रेटिक तरीके से बिना अग्रेशन के, बिना लड़े झगड़े आप हम लोग का भला करिए। तो वायलेंस को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है नक्सल्स की आंख बंद करके, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स को कंडेम करना चाहिए इन नक्सल को ऑपोजिशन, है ना। ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकते हैं लोग और अंडर डेवलप्ड एरिया को छोड़ देते हैं, तो लोगों को इस चीज की बुराई करनी चाहिए। भाई सुन, इसका मतलब तुम ही नहीं चाहते हो भाई, जब जब गरीबों के नाम पे ये लोग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब गरीबी खत्म हो जाएगी, तो इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये एक तो बात है। दूसरा कि जो सलवा जुदुम, व्हाट वाज सलवा जुदुम एंड व्हाई डिड इट फेल, क्या है आइए समझते हैं सलवा जुदुम क्या है और क्यों ये फेल हुआ। देखिए, सलवा जुदुम एक मूवमेंट शुरू करा गया था छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से, ठीक है। इसमें ये था कि एक भारी मात्रा में लोग एक साथ आए, और वो सब जो नक्सलिस्ट के अगेंस्ट, जो नक्सलीज जो एट्रोसिटीज करते हैं, जो इतना परेशान करते हैं, उनके अगेंस्ट सब एक साथ आए। इसका मतलब कि सब एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको बहुत पॉपुलर हुआ, क्यों? क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए थे नक्सलीज से। अब लोग कहते हैं, लोग होते हैं पीस लविंग, और ये नक्सलीज अब रोज वसूली कर रहे हैं, पीट पाट रहे हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को। लोग सब एक साथ आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि ये जगह जगह पे, है ना, स्पॉन्टेनियस, पीसफुल और वॉलंटरी केस है पब्लिक अपराइजिंग का अगेंस्ट माउस मूवमेंट, और शांति से हो रहा है। नक्सल्स तो कभी नहीं चाहते थे कि सलवा जुदुम का जो मूवमेंट है वो बस्तर के इलाके में सक्सेस पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखा था कि भाई यहाँ से जो है भागे थे आंध्र प्रदेश से,
और बस्तर में जाके छुपे थे, तो बस्तर से भी भागते तो कहाँ जाते। तो इन्होंने क्या किया कि दे एस्टैब्लिश पीपल गवर्नमेंट इन दंड कन्या जोन, है ना। दंड कन्या जोन मैंने आपको बताया है, बिल्कुल दूर दराज का इलाका होता है 5 स्टेट्स का, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है इलाका। ये ऐसा एरिया है जहां पे स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नक्सलीज की। अब इन्होंने क्या करा कि जो सलवा जुदुन था, इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, और लीडरशिप जो इस मूवमेंट की थी उसमें इन्होंने एंटी पीपल और कुछ की लीडर्स को, जो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो मार दिए, वो लोगों को मार दिया। दूसरी बात, पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो आ गई अब नक्सलीज के फेवर में। मतलब इन्होंने इस पूरे मूवमेंट के जो मेन लोग थे उनको मारा, और अब क्या हुआ, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना लोग, नौटंकी करते हैं, तो वो सब हो गए नक्सलीज के फेवर में। और इन्होंने कहा कि भाई सलवा जुदो मूवमेंट जो है इसको बंद करो तुरंत, और जल्द ही इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। बहुत सारे वजह थी, ये दिखाया गया कि पुलिस मूवमेंट, देखिए पुलिस की वजह से दिक्कत हो रही है, और जबरदस्ती पुलिस जो है वो बच्चों को जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वो रिक्रूट कर रही है। तो ये माना जाता है कि सन 2006 में, मतलब 2006 में 100 से ज्यादा गांव वाले इन्वॉल्व थे, इस मूवमेंट थे और इस मूवमेंट के अंदर, लेकिन उन सभी को इन नक्सलियों ने मार दिया। और फाइनली 2013 में, सन 2013 की मई की बात है, जब सीनियर कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, इनको भी बुरी तरह से मार दिया। मतलब अचंभे की बात तो ये है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उस समय चुप थे, है ना। इंटेलेक्चुअल सपोर्टर्स नक्सलीज के सब साइलेंट थे। भाई अगर तुम किसी को भी मार रहे हो, तो अगर इसका ह्यूमन राइट जो है वो छीना जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मार रहे हो तो इसका भी तो ह्यूमन राइट छीना जा रहा है। तो बुरी चीज से कैसे तुम बुरी चीज को, अच्छी चीज को पा सकते हो बुरी चीज से? खैर, ये लोग बहुत चुप रहे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, कोई भी प्रोपेगेंडा इनका कम नहीं हुआ, और इस तरह से सलवा जुदुम मूवमेंट जो था वो खत्म हुआ। और देखा जाए तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स और आ गई सोल्यूशन की बजाय, है ना, और वायलेंस और बढ़ गया। यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सलवा जुदुम को बैन कर दिया, ये कहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने की, वो इंडियन स्टेट के हाथ में है। लोग खुद अगर खुद को करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल से पीछे नहीं हट सकता, है ना। ये नहीं कि लोगों को हथियार दे दिए यूक्रेन की तरह, जाओ लड़ो जाके, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं लड़ेंगे, सरकार उन्हें, या सरकारी द्वारा, मतलब सरकार की एजेंसीज उन्हें बचाएंगी। और लास्ट में इस चैप्टर के मैं यही बताना चाहती हूँ कि क्या आर्मी को नक्सल्स के अगेंस्ट डिप्लॉय करना चाहिए, तैनात करना चाहिए। देखिए, आर्मी को ट्रेन करा जाता है लड़ने के लिए अगेंस्ट द एनिमी कंट्री। बाकी दुश्मन देश जो हमारा है, उसके लोगों से, उसकी जो सेना है उससे लड़ने के लिए हमारी आर्मी जो है वो ट्रेन होती है। अपने खुद के लोगों से लड़ना ये आर्मी का काम नहीं है। इनफैक्ट आर्मी को तो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। तो काफी मुश्किल होगा आर्मी के लिए पता लगाना कि कौन मासूम व्यक्ति है और कौन हार्डकोर नक्सलीज। तो आर्मी, जानते हैं आप, नेशनल प्राइड का सिंबल है, ऐरी गैरी चीज नहीं है। हमें इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि आर्मी की इमेज को झटका नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए नक्सलिज्म पुलिस के द्वारा ही लड़ा जाए या दूसरे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लड़ा जाए, वही सही है। तो जो कंप्लीट आर्म्ड सोल्यूशन है, ये सिर्फ नक्सलिज्म ही इसका उत्तर नहीं है दोस्तों। हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छी ग्रोथ हो इस अफेक्टेड एरियाज में। और अभी तक एक अच्छा सपोर्ट, एयर सपोर्ट आर्मी की तरफ से ये कैन बी टेकन, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि एयर स्ट्राइक करवा लो, ताकि जो है ऐसे जो दिक्कतें हैं, जैसे इधर से उधर कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके लिए बात अलग है, या सप्लाई करना मेडिकल एड को, या लोग कहीं फंस गए हैं उनको वहां से निकालना, इन सब के लिए आर्मी का यूज किया जा सकता है, लेकिन अपने ही लोगों से लड़ने के लिए नहीं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये फेसबुक पे आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और इंस्टा और टेली वगैरह आप देख सकते हैं, मेरा लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही अमेजिंग है, आप जरूर पसंद करेंगे, सब जगह फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।